Let us start the Hindi newspaper analysis of 15th of January 2023. हम लोग कुछ टॉपिक्स कल के पहले रिवाइज करेंगे, देन कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स, उसके बाद कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, 2 एडिटोरियल्स हैं वो भी कवर करेंगे, एंड लास्ट में एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे 2। 14 जनवरी 2023 के टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी कि सेबी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ कर दिए थे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एक लीगल एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में। लेवल्स एंड ट्रेंड्स चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये तो हम लोगों ने एनीवे कवर कर ही रखा पूरा। पृथ्वी 3 की जो मिसाइल थी उनका, पृथ्वी 2 का जो DRDO ने रिसेंटली टेस्टिंग की थी, सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया था। तो DRDO को जो ये गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था ना, ये अब्दुल कलाम जी के द्वारा प्लान किया गया था, और इसमें अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाकी बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कॉमेट, तो रिसेंटली डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम 50,000 ईयर्स के अंदर। कॉमेट बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप देखोगे तो कुछ फ्रोजन लेफ्टओवर्स होते हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो डस्ट, रॉक, आइस का कुछ चीज़ें आपस में मिलकर के एक्यूमुलेट होकर के फ्रीज हो जाती हैं, विद टाइम में मूव करती रहती हैं। द मोमेंट वो किसी स्टार के पास आती हैं तो बिकॉज ऑफ द हीट वो फ्रोजन मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड और एक आर्टिफिशियल सैंड होता है, जनरली एज पर द एरिया वेयर आई स्टे, इसको बजरी बोलते हैं और इसको क्रैशर बोलते हैं। तो ये एक्चुअली पत्थरों को आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, और ये आपको नदियों में नेचुरल मिल जाता है। तो जो ये क्रैशर होता है, इसका कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है एंड स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, प्राइस कम होता है, इको फ्रेंडली भी होता है। और इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि रिवर्स के जो पूरा ड्रेनेज एरिया होता है ना, उसका नुकसान हो रहा है, रिवर बेड का नुकसान हो रहा होता है। देन वी हैव दिस वर्चुअल पावर प्लांट्स, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी से वर्चुअल पावर प्लांट्स के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही थी। उसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को थोड़ा मेंटेन करने के लिए, उसमें कुछ डिसेंट्रलाइजेशन का काम करने के लिए। तो जो भी वेदर चैलेंजेस वगैरह आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, उन सबको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। गैलेक्सीज की बात करते हैं तो मोर देन 200 डिस्टेंट वेरिएबल स्टार्स आर विच आर नोन एज RR लाइरे, ये डिस्कवर किए गए थे हमारे मिल्की वे के अंदर। तो मिल्की वे जो हमारी स्पाइरल है शेप के अंदर, इसमें से एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी हमारे मिल्की वे के बीचों बीच में। तो एज वी आर लिविंग राइट नाउ, वी ऑल आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट ब्लैक होल, बट उसमें बहुत साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि ये जो तमिलनाडु में जो गवर्नर जी थे, ही वॉकड आउट ऑफ द असेंबली बिकॉज वहाँ के जो CM थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन में था कि द गवर्नर ही स्किप्ड फ्यू पोर्शंस ऑफ द स्पीच, तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए। देन वी टॉक्ड अबाउट द काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट वी हैव अडॉप्टेड, एंड कुछ केसेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि प्रेसिडेंट का एड्रेस जो होता है उसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, एंड प्रेसिडेंट और गवर्नर को एग्जैक्टली वो स्पीच पढ़नी होती है, ये चीज़ें भी मैंशन थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, बट यहाँ पर ये भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है, एज पर दैट मोरालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वेंशंस होते हैं ना, दे शुड ऑल्सो बी फॉलोड प्रॉपरली। फिर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह थे रिसेंटली कि गवर्नर के और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उनके कुछ बीच में क्लैशेज वगैरह होते हैं प्रॉब्लम्स के, ये मैंने आपको कहा था कि नोट डाउन कर लीजिएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म एंड गवर्नर का, so these examples can be quoted. Then we talked about taking a step to regulate the deep fakes, and I told you कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज रिटन बाय द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। ये स्टार्टिंग की एक स्टोरी इस टाइप से थी कि किसी भी आर्टिकल को या फिर ऐसे को आप क्वेश्चन को बड़े को लिखना चाहेंगे तो इस तरह की चीज़ें स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। डीप फेक्स बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट जो होता है रियल, उसका एकदम डुप्लीकेट बना दे रहता है, बट इट अपीयर्स टू बी रियल। इसका मिसयूज़ बहुत किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी फॉर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, एंड किसी को एम्बेरस करने के लिए भी, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन इलेक्शन वगैरह में इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। चाइना के पास भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं, चाइना ताइवान के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगाता रहता है, ताइवान चाइना पर ब्लेम्स लगाता रहता है। देन वी टॉक्ड अबाउट समथिंग विच इज़ लाइक लायर्स डिविडेंड, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक्चुअल में कुछ गलत किया होगा तो वो इस बात का सहारा लेकर के कि ये डीप फेक है, अपनी जुर्म से भागने की कोशिश करेगा। सो गवर्नमेंट नीड टू ब्रिंग आउट सम लेजिस्लेशंस, एंड ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशन भी हैम्पर ना हो, एंड द प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यूस, और इसको रेगुलेट भी किया जा सके। ये एक अपडेट था। जोशीमठ इज सिंकिंग 5.4 सेंटीमीटर, इट हैज़ ऑलरेडी सैंक। तो 5 सेंटीमीटर का आपके आसपास यू हैव इज स्केल ना, स्कूल में जो छोटे वाला हम लोग स्केल यूज़ करते थे, जो बेसिकली लाइक द साइज़ ऑफ योर पाम, तो उसमें वो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता था। तो अब लगा लो उस 15 सेंटीमीटर का 1/3 पार्ट, इतना जोशीमठ सिंक कर गया पिछले 12 दिनों के अंदर। दिस इज़ रियली डेंजरस। इतना सा सिंक करने पे बहुत सारे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसरो का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि सब्सिडेंस जो है ना, लैंड सब्सिडेंस, ये लैंड सब्सिडेंस हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है कुछ समय पहले, ये इंक्रीज़ हो रहा है। देन फिर हम लोगों ने ये कुछ वेटलैंड्स का मैंने मैप लगा दिया था, एक टॉपिक आया था, आई हैड पुट दिस मैप हेयर।
देन वी टॉक्ड अबाउट दिस, ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, MV गंगा विलास करके, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज़ डिज़ाइन रिसेंटली लॉन्च किया गया था। 3200 किलोमीटर का है, 27 रिवर सिस्टम है, 5 स्टेट्स में, इंडिया एंड बांग्लादेश में, 51 डेज़ का क्रूज़ वगैरह होने वाला है। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच के कनेक्शंस भी इंप्रूव होंगे, वहाँ की इकॉनमी में भी हेल्प करेगा। देन वी टॉक्ड अबाउट, पता नहीं मैंने ना कल इसमें कुछ, हम लोगों ने फॉरेन रिजर्व के बारे में भी बात की थी। एंड फॉरेन रिजर्व के अंदर हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स, SDRs होते हैं, IMF के कुछ रिजर्व पोजीशंस वगैरह भी होती हैं। SDR को लेकर के, SDR बेसिकली कुछ करेंसीज होती हैं, इट्स नॉट अ क्लेम बट इट्स अ पोटेंशियल क्लेम। तो करेंसी या क्लेम नहीं होता है, बट SDR को हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। SDR के ऊपर 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। चाइनीज़ युआन, ब्रिटिश पाउंड, ये 5 करेंसीज होती हैं इसके बास्केट में, जापानीज़ युआन, डॉलर और यूरो। फिर हम लोगों ने बात की थी करेंसीज़ को लेकर के। देन चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रेड का इशू चल रहा था, वी टॉक्ड अबाउट दिस, कि इंडिया चाइना के बीच में कुछ मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कौन से होते हैं। हाँ, APIs का डिपेंडेंस ज़्यादा हो गया था। चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर हम लोगों ने बैन लगाया था, 5G ट्रायल्स बाहर कर दिया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो बहुत सारे हम लोगों ने उनके ऊपर स्टेप्स लिए थे। ये था हमारे कल के टॉपिक्स का क्विक रिवीजन। 15 जनवरी 2023 के 1 लाइनर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो उत्तराखंड के जो गवर्नर है ना, उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया था अपना, 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर द उत्तराखंड वीमेन। अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है उसको समझ लीजिए। आप लोगों ने रिजर्वेशन के बारे में बात की होगी, जैसा कि ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी कि SC को रिजर्वेशन मिलेगा, ST को, OBC को और जनरल को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आप SC कैटेगरी के अंदर किस किस को देने वाले हो, ST में भी। तो अगर आप विमेन को, फ्रीडम फाइटर्स को, फिजिकली हैंडीकैप को अगर आप ST में देते हो तो उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सेम चीज़ आप बेसिकली, ये तो हो गया वर्टिकल, SC को दिया, ST को, OBC को, जनरल। अब सिर्फ जनरल के अंदर आपको और किसी को देना हो, क्योंकि सारे जनरल कैटेगरी वाले हैं, कि जनरल में विमेन का होना ज़रूरी है। 33% अगर आप बोलते हैं विमेन होनी चाहिए जनरल के अंदर, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है। वैसे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं 12 से 35 आपको अच्छे से समझने होते हैं। उसमें स्टार्टिंग का जो होता है ना, फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, उसी में हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। देन इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है, 13th इंडिया और US का ट्रेड पॉलिसी फोरम रिसेंटली वॉशिंगटन में कंक्लूड हुआ था। ये फोटो अभी की नहीं है, ये पुरानी फोटो है, जस्ट टू हाईलाइट कि इंडिया और US के बीच में कुछ चल रहा था। तो इसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से को-चेयरिंग की गई थी, और इंडस्ट्री इंडियन साइड से और अमेरिका की साइड से उनका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी साइड से। तो बेसिकली कुछ सॉल्यूशंस निकालने की बात की गई थी कि WTO के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और यहाँ पर हम लोग दोनों कंट्रीज़ फ्यूचर में फर्दर ट्रेड पे कैसे काम करेंगी, बायलैटरल ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस पे कैसे काम करेगी। तो ट्रेड पॉलिसी को लेकर के इंडिया और US का एक फोरम है ये। आपको पता क्यों होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर देयर कम्स अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड US, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स डू वी हैव, कौन से चैनल्स के थ्रू हमारा एंगेजमेंट होता है। तो ट्रेड के लिए हमारे पास एक ITPF भी है, इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम, तो उस तरीके से पता होना चाहिए। देन DILRMP, ये डिजिटल इंडिया के लैंड रिकॉर्ड्स की बात है। तो हमारे जो ज़मीनें होती हैं ना, उन सब की रिकॉर्ड्स को अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था कि कैडेस्ट्रल मैप्स बनाए गए हैं 35% ओवर 6 लाख विलेजेस। इंडिया में ऑलमोस्ट 6.6 लाख विलेजेस हैं, उसमें से 35% जो विलेजेस हैं ना, उनके कैडेस्ट्रल मैप्स बना दिए गए हैं। कैडेस्ट्रल मैप मतलब क्या होता है, ये जो लैंड होता है ना हमारी ज़मीन, उसका एक डिजिटल फॉर्मेट ही होता है। उसमें डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, डिफरेंट लैंड पीसीज होते हैं, उनका लेंथ, एरिया, डायरेक्शन सब मेंशन होता है। नॉर्मली जो आप मैप देखते हो उसमें ये सब चीज़ें मैप नहीं मेंशन नहीं होती ना, तो कैडेस्ट्रल मैप के अंदर ये डिटेलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये DILRMP जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है 2023-24 तक। इनकी टारगेट्स को कंप्लीट करने की बात की गई थी। इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन करना, सर्वे करना, रिसर्वे करना, और रजिस्ट्रेशन का भी कंप्यूटराइजेशन करना। आप लोगों को पता होगा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के अंदर लोगों को जब बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं तहसील में, तो उनके पास बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं, वो पुराने हैं, उसमें पुराना डेटा लिखा होता है, उन सबको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है अभी। देन वी हैव दिस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की जा रही है। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया और UK के द्वारा COP26 में 2021 में। साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया था, और ये इंडिया ने किया था फ्रांस के साथ। तो एक UK के साथ किया हुआ है, एक फ्रांस के साथ किया हुआ है, और फ्रांस के साथ जब भी किया था तो इसका दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल काइंड ऑफ ग्रुपिंग जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और ये है गुरुग्राम में, IC इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अभी रिसेंटली इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का एक इंटरकनेक्शन प्लान था जो कि OSOWG प्रोग्राम के अंडर था। इनका काम क्या है ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ना हम लोग सोलर एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। तो इसका पहले फर्स्ट फेज़ होगा ना, उसमें हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। बेसिकली क्या होगा ना, इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स बनाए जाएंगे, उन सब में सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी, फिर इनको इस तरह के बड़े बड़े ग्रिड्स वगैरह के थ्रू, है ना, तो वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले इंडिया को हम लोग
साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑलराइट, बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट के साथ। तो कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो कहने का अर्थ ये था कि मान लो अगर एशिया के अंदर सबसे पहले सनराइज़ होगा, ठीक है, अब जब ये सनराइज़ यहाँ से एशिया से इंडिया की तरफ से फिर ये अफ्रीका की तरफ जब जाएगा तो एशिया की तरफ अंधेरा होने लग जाएगा ना। तो जब ये अफ्रीका की तरफ सन जा रहा होगा ना, तो अफ्रीका के अंदर जो सोलर प्लांट्स होंगे ना, उनकी एनर्जीज, वहाँ से जो सोलर एनर्जी जनरेट होगी ना, वो इलेक्ट्रिसिटी फिर एशिया में प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली इसका एक और भी था, यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसकी एक टैगलाइन ये भी कि द सन नेवर सेट्स, ऐसा कुछ करके, कि कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल 24/7 ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं की जा रही, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसलिए वन सन वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड, पूरा एक ग्रिड बनाया जाएगा। तो फेज़ यही है, पहले इसको इंडिया और एशिया को कनेक्ट करेंगे, सेकंड फेज़ में उसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और थर्ड फेज़ में इसको ग्लोबल इंटरकनेक्शन होगा, यानी कि फिर इसमें यूरोप को भी कनेक्ट कर देंगे और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसके बाद नीचे की तरफ एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एंड है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था रिसेंटली, ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं ना, इसमें 15% ऐसे होते हैं जो कि अनसेफ होते हैं। तो आप में से अगर कोई कंज्यूम करता होगा, समबडी वुड बी गोइंग फॉर जिम वगैरह, या फिर दूसरे कोई सप्लीमेंट्स लेते होंगे, विटामिन ई के टैबलेट्स, कैप्सूल्स, कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन रहे। तो FSSAI जो है, इनका काम ये होता है कि फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करते रहना। तो ये जो अथॉरिटी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ऑटोनमस बॉडी है, एंड इसका एक एक्ट भी आया था 2006 के अंदर। तो इससे पहले जो भी फूड रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह थे ना, वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंडर थे, उनको सबको कंबाइन करके इनका काम ही होता है मॉनिटर करना, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी होता है ना फूड का, उन सबके ध्यान रखना। दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। देन वी हैव दिस VSHORAD, ये एक मिसाइल सिस्टम है। हम लोग इसको बेसिकली एक मैन पैड भी बोलते हैं। मैन पैड मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। आपको दिख रहा होगा एक सोल्जर है, उसके शोल्डर के ऊपर ये एक मिसाइल सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये मैन के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, वो वाला मिसाइल है। जनरली जो मिसाइल्स होती हैं उनको बड़े बड़े ट्रक्स लगते हैं लॉन्च करने के लिए। तो हमारा जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोक्योर किया है V-SHORAD के मिसाइल सिस्टम को। तो इसको इंडिजिनसली DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो लो टारगेट के, यानी कि लो हाइट के ऊपर जो हमारे एरियल थ्रेट्स होते हैं ना, हेलीकॉप्टर हो गया, या फिर कोई लो रेंज में कोई अगर मे बी कोई फाइटर जेट हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, उनको टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं ये। तो इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। देन टॉपिक इज़ व्हाट इज़ नोटम एंड व्हाई इट्स फेलियर लेड टू द ग्राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ US की फ्लाइट्स। रिसेंटली हुआ क्या था ना कि US की बहुत सारी जो फ्लाइट्स थी उनकी ग्राउंडिंग हो गई थी। ग्राउंडिंग मतलब वो ज़मीन पे आ गई थी सारी की सारी, जहाँ भी फ्लाई कर रही थी। क्योंकि उनका ना एक पूरा कह सकते हो कि एक एप्लीकेशन है, एक सिस्टम है कंप्यूटर का, जिसको वो लोग बोलते हैं नोटम। नोटम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर नोटिस टू द एयर मिशंस। तो नोटम में सारी इन्फॉर्मेशन होती है उन पर्सनल की जो फ्लाइट ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड उनको एडवांस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो रियल टाइम के अंदर स्टेटस पता चल रहा होता है पूरे नेशनल एयर स्पेस सिस्टम का, और उसके ऊपर हर एक यूज़र जो कहाँ पे है, तो उसमें क्या कंडीशन है, क्या फैसिलिटी, क्या सर्विस, क्या प्रोसीजर है, क्या हज़ार्ड चल रहा है नेशनल एयर सिस्टम के अंदर, वो सब नोटम हैंडल करता है। तो इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, और बेसिकली सारे के सारे उनके एयर इकोसिस्टम को ना, यानी कि एयरवेज के, उसको कनेक्ट करके रखता है वो। तो रिसेंटली इसके अंदर कुछ ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच, जिसके कारण सारी फ्लाइट्स जो थी वो ग्राउंडेड कर दी गई थी। क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं लोकेशन वाइज, है ना, कि उनको बेसिकली अगर फुल रूट ऑफ फ्लाइट जब होता है ना, तो उनको चेक करना पड़ता है कि उनकी दोनों साइड में 25 नॉटिकल माइल्स तक कोई दूसरा प्लेन वगैरह नहीं होना चाहिए। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, वो सब अवॉइड होने स्टार्ट हो जाती हैं अगर नोटम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसलिए नोटम को जैसे ही उसमें ग्लिच आया था, सारी की सारी फ्लाइट्स जहाँ पर भी थी उन सबको ग्राउंडेड कर दिया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन UN की एक रिपोर्ट आई है, और द UN इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की। उन्होंने बताया था कि 50,000 के आसपास जो भी हमारे लार्ज डैम्स है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें 24 से 28% तक का वाटर शॉर्टेज होने वाला है बाय 2050। क्योंकि डैम है, अब नदी बह रही होती है, नदी के बीच में ऐसे डैम वगैरह लग जाता है, पानी यहाँ से बह रहा होता है लगातार, इसमें से निकल रहा होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। उनकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस, बहुत टाइम लगने वाला, बहुत हैवी प्रोसेस होता है, क्योंकि पानी बहुत होता है यहाँ पर और डेंजरस भी काम होता है। तो इतना एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, उसके कारण वाटर की शॉर्टेज आ सकती है। ओवरऑल 25% आप कह सकते हो इतनी। देन रिसेंटली इंडिया हैज़ सीकिंग बिडिंग की जा रही है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स के लिए। अब इंडिया ने इस तरह की बात की थी कि हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ हब्स वगैरह बनाने की बात की जा रही है। तो बिडिंग का जो प्रोसेस है, इसके फर्स्ट फेज़ के अंदर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया गया है, ताकि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा हो और हमारी एमिशंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन का एक मेजर एक्सपोर्टर बनना वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लान भी है। अब पहले आप लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन पता होना चाहिए। तो पहली बात तो हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। ये जो प्रोसेस है ना इतना बीच बीच का, ये कॉमन है।
बस फ़र्क ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल, यानी कि किसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइज़र की हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं और फिर उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब तक इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन फ्यूल, लेकिन जब हमें इसको बोलना होगा ना ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, उसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने पहले रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली थी, उसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइज़र को एक्टिवेट किया था और इलेक्ट्रोलाइज़र ने हम लोगों को हाइड्रोजन बना के दी थी, ऑलराइट। और वो हाइड्रोजन हम लोगों ने फिर स्टोर कर ली थी। स्टोर करने के बाद उस हाइड्रोजन को हम लोगों ने एविएशन में इस्तेमाल किया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में और शिपिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने वाली जो एनर्जी होती है वो अगर ग्रीन रिन्यूएबल होती है तो उसको हम लोग ग्रीन बोल देते हैं। यानी कि यहाँ से भी हम लोगों ने कोई एमिशन नहीं किया था और ना यहाँ एमिशन किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रोलाइजर को एनर्जी देने के लिए कोल एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ग्रीन का ध्यान रखना है आप लोगों को, ग्रीन वही होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर को एनर्जी देने के लिए हम लोगों ने रिन्यूएबल का इस्तेमाल किया था। सोलर का कर सकते हैं, विंड का कर सकते हैं, टाइडल का कर सकते हैं, और फिर हम लोगों ने उससे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया था। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है ना, इसमें हम लोग जो भी हमारे अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स वगैरह ना, उनको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग 5 मिलियन टन्स के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली हर साल प्रोड्यूस करें 2030 तक। एंड इंडिया का एम भी है बाद में कि हम लोग जो स्टील प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को 100% लेके जाना चाहते हैं। और हमारा एम है कि इस तरीके के हमारा जो फ्यूल का इंपोर्ट होता है ना, उसमें हमारा 1 लाख करोड़ रुपए बच सकते हैं सालाना, और हम लोग 15 मिलियन टन के आसपास एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थे हमारे वन लाइनर करंट अफेयर्स। नाम इनका वन लाइनर होता है लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आज इंडियन आर्मी डे है। 15 जनवरी 2023 को हम लोग इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 के अंदर बेसिकली हैंडओवर तो 1949 में हुआ था 15 जनवरी को, लेकिन जो ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ थे ना, उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा को हैंडओवर कर दिया था। इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़ को इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रैक किया जा रहा है। मौर्य, सातवाहना, गुप्ता, विजयनगर, चालुक्य, ये सब लोग आर्मीज़ का इस्तेमाल किया करते थे। बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी, वहाँ पर आर्मी का इस्तेमाल किया जाता था। अब हुआ ये था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, एज पर द डेटा, उसमें 1 मिलियन के आसपास इंडियंस ने वॉलंटियर किया था। 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख के आसपास जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई की थी, और उसमें से 90,000 के आसपास, कह सकते हो कि 1 लाख लोगों की डेथ भी हो गई थी हमारे सोल्जर्स की। सिमिलरली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑफिसर्स जो बैटल में थे ना, जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 थे, ये इंडियंस थे। तो जैसे जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ रही थी 1946 के टाइम पर, तो इंडियन सोल्जर थे ना, वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो गए थे। तो बहुत सारे म्यूटिनेशन हुआ था। अब 1857 का भी आपको पता चलेगा कि जो मंगल पांडे वाला कॉन्सेप्ट था, म्यूटिनी वगैरह की गई थी। तो ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू हुई थी, सिर्फ 1857 में रोका नहीं गया था। तो बहुत से लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था फ्रॉम द ब्रिटिश लेड आर्मी और नेवी यूनिट से भी। हालांकि जब इंडियनाइजेशन हो रहा था आर्म्ड फोर्सेस का ब्रिटिश में, तो वो कंटिन्यू हुआ था इंडिपेंडेंस पर। फाइनल हैंडओवर हुआ था 15 जनवरी 1949 को, इसलिए हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज आर इंडियन आर्मी डे। और ये फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हमारे मेजर वॉर्स हुए। 1947 में हुआ था, चाइना के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, लिबरेशन डे वाला हुआ 1971 में दिसंबर में। देयर आर मल्टीपल स्टांसेस जहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपना शौर्य, अपना गौरव को बार बार दिखाया था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम। पोंगल 15 जनवरी को ही मनाया जाता है 2023 में, एंड बेसिकली फर्स्ट डे होता है ऑफ द मंथ ऑफ थाई। तो यहाँ पर हम लोग तमिल न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आज के दिन, येस्टरडे एंड टुडे, सडनली कल के दिन में और आज के दिन में ना, आप लोग जहाँ पर भी आप लोग रह रहे हो, आज धुंध कम मिलेगी आपको कंपैरेटिवली, सनलाइट बहुत अच्छी होगी। तो ये सब सोलर साइकिल और लूनर साइकिल के साथ कनेक्टेड डेज होते हैं, इनका कोई डेट फिक्स नहीं होती है। तो इट्स टू कन्वे द ग्रेटिट्यूड टू द सन गॉड फॉर दिस अबंडेंट एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट एंड टू रिंग इन टू अ प्रॉस्परस ईयर। यानी कि लोग, जैसे हम लोगों ने बैसाखी की और जो लोहड़ी की सेलिब्रेशन की भी बात की थी ना, वो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो इस टाइम पर जो किसान वगैरह होते हैं ना, वो इस चीज़ को सेलिब्रेशन के तौर पर करते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी एंड वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड सन, कि उनकी आशीर्वाद के कारण हमारी फसल अच्छी हुई थी और हमारा इसके कारण प्रॉस्परस ईयर होने वाला है, समृद्धि आने वाली है। फिर इसकी हिस्ट्री है, इफ़ यू वांट टू नो, उसके अलग अलग हिस्ट्रीज़ हैं। गोवर्धन, कृष्ण जी का जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, एंड लॉर्ड शिवा का जो नंदी था, उसको ज़मीन पर, धरती पर भेज दिया गया था। ये स्टोरीज़ हैं, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हो, बट दिस मच इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एज ऑफ नाउ ये एग्रीकल्चर के तौर पर मनाया जाता है। तो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, इसमें कुछ खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं एंड एवरीवन डिस्ट्रीब्यूट्स दैम, सेलिब्रेशन होता है, बहुत सुंदर फेस्टिवल है ये। देन आज मार्टिन लूथर किंग का जन्मदिन भी है 15 जनवरी को ही। तो ही वॉज बॉर्न इन 1929। अब आपको 1929 के अंदर इंडिया की स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका होता है, गांधी जी इंडिया आ चुके होते हैं, मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन, कांग्रेस के सेशंस चल रहे होते हैं, और इंडिया में कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या स्टेटस चल रहा था, एंड गांधी जी जेल में है नहीं है, थोड़ा आइडिया आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस दिन जो सिविल राइट्स के लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, एंड जब भी इनकी बड़ी पॉपुलर स्पीच है आई हैव अ ड्रीम,
सुनना भी इसको, एंड इफ़ यू गेट सम कंटेंट ना, इनकी स्पीच का कंटेंट को अपने एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। ही इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर लीडर, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा और फिलॉसफी वाला ऑप्शनल होगा। प्रोबेबली वो लोग उसको ज़्यादा पढ़ते होंगे इनके बारे में। एंड ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर और काफ़ी मेजर इनके बारे में पता होता है। इनके नाम पर बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसी बात नहीं, सिर्फ यूएस के अंदर ही बनाए गए थे। तो ही ऑल्सो डाइड एट अ वेरी अर्ली एज 1939 के अंदर। और आई थिंक इनको भी कुछ समबडी ही वॉज किल्ड ऐसा कुछ हुआ था। और इनके केस में प्रॉब्लम ये हुई थी कि ऐसा कुछ हुआ था कि कोई इंसिडेंट्स हुआ था इनकी लाइफ के अंदर समवेयर कि इनको कुछ सिविल, इनके जो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स वगैरह थे इनको वोलेट किया गया था। वहाँ इनको किसी बात पर पसंद नहीं आई थी। देन ही स्टार्टेड टू टेक इनटू एक्टिविज्म। और ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, ऐसी बात नहीं है। एंड इनको पीएचडी भी मिली थी इनको बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, और इनका एक डिसर्टेशन भी था। अब जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उनको पता होगा डिसर्टेशन क्या होता है। अ कंपैरिजन टू द कंसेप्शंस ऑफ गॉड इन द थिंकिंग ऑफ पॉल टिलिच एंड हेनरी नेल्सन वेमन। तो जब डॉक्टर स्टडीज़ कर रहे थे तो एक असिस्टेंट मिनिस्टर के तौर पर ये बॉस्टन के हिस्टोरिक 12th बैप्टिस्ट चर्च में भी थे। एंड बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके पास में। तो 1955 के अंदर क्लॉडेट कॉल्विन, जो कि एक 15 ईयर ओल्ड ब्लैक स्कूल गर्ल थी इन दी मॉन्टगोमेरी में, फ्यू मंथ्स बैक लेटर रोज़ा पार्क्स, उन दोनों को रिफ्यूज़ कर दिया गया था टू गिव अप देयर सीट्स ऑन बसेस टू वाइट मैन। इसके कारण मॉन्टेगोमेरी बस के अंदर बॉयकॉट हो गया था। एंड कुछ इश्यूज़ थे छोटे छोटे, हालांकि आपको याद करने नहीं है, जस्ट टेलिंग यू कि बिकॉज सिविल राइट्स को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के उनको काफ़ी बड़ा एक माना जाता है। इनका असैसिनेशन कर दिया गया था एट द एज ऑफ 39। सो यू जस्ट, किसी को इंटरेस्ट हो, एनीवन हु गोस वांट्स टू नो अबाउट हिम, बस रीड सम बुक्स ऑन हिम। ही इज़ अ वेरी 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 पॉपुलर लीडर। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इनका। तो कुछ 3 इंपॉर्टेंट डेज थे, पोंगल, मार्टिन लूथर का बर्थडे, इंडियन आर्मी डे, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं एक बार हमारे 15 जनवरी के। एक तो गवर्नमेंट ना बॉर्डर विलेजेस के अंदर सिविलियंस को आर्म्स, हथियार वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। सीआरपीएफ ने ना विलेज डिफेंस कमेटीज़ को दोबारा से रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ईयर 2000 में डिसबैंड कर दिया गया था। तो ये जो न्यूज़ है ना 7th पेज पर आगे कंटिन्यू। तो एक बार 7th पेज पर चलते हैं पहले। हाँ, ये रहा। हुआ क्या है ना कि जनरली रिसेंटली क्या हुआ, रजौरी का जो एरिया है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर कुछ अटैक हुआ था। तो कुछ बेसिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है सीआरपीएफ और आर्मी के द्वारा। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ है ना, इनको रिवाइव किया जाए। ईयर 2000 के अंदर ना इस तरह की कमेटीज़ को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा पता चला था कि इस तरह की कमेटी के मेंबर जो थे ना, वो कुछ क्राइम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको मिलिट्री ने हथियार वगैरह चलाना सिखा दिया था ना। फिर वो लोग एबडक्शन करते थे, है ना, रेप वगैरह भी कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि कमेटीज़ बनाई गई थी। हमारे होम मिनिस्टर वगैरह ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ है ना, इनको डांगरी की किलिंग के साथ कनेक्ट मत किया जाए। एक डिसीजन लिया गया था 2022 के अंदर कि इनको अच्छे से स्ट्रेंथन किया जाएगा, इन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो पिछले 2 सालों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। और उन्होंने कहा था कि 1 से 1.5 साल का सारा डेटा कवर किया जा रहा है। उसमें 360 डिग्री अप्रोच बनाई जाएगी जम्मू एंड कश्मीर को क्राइम फ्री करने के लिए। तो एटलीस्ट 16 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं बहुत सारे कोर्ट के अंदर कि ये जो VDCs हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के फॉर्मेशन को लेकर के, या फिर अब इनको हम लोग बोलते हैं विलेज डिफेंस गार्ड। फिर ये था अ स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू एम्पावर इट्स सिटीजन्स, है ना। तो 3 एस्पेक्ट होते हैं स्टेट के, प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ आर्म पीपल दैट कुड एक्ट एज डेटरेंस इन द केस ऑफ एन अटैक। ये ऑफिशियल ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS 3 के अंदर ना, जो इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर क्राइम, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म की जो टॉपिक्स होते हैं ना नक्सल वाले, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। There are 3 aspects to this, that how a state is empowered to empower its citizens: protection, confidence building of community and visibility of the armed people that could act as a deterrence in the case of an attack. तो ये जो 3rd पॉइंट है ना, विजिबिलिटी ऑफ एन आर्म पीपल, उनका कहने का मतलब है कि ये जो बहुत सारे लोग जो बॉर्डर के पास रहते हैं ना, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान की बॉर्डर के पास, तो इनके पास अगर हथियार वगैरह दिखते हैं ना, तो सामने वाले को डिटरेंस मिलता है। एक तरीके से उसको एक रुकावट का एहसास होता है कि यहाँ पर हथियारबंद लोग हैं, यहाँ पर हमारा जाना ठीक नहीं होगा। अब ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है, गवर्नमेंट उनको हथियार वगैरह दे करके एम्पावर कर रही है। तो वहीं पर रहने वाले एक बच्चे ने एक सवाल किया था। उन्होंने कहा मैं 23 साल का हूँ और मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। पॉइंट है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट आवर बेसिक नेसेसिटीज़। बोलता मुझे रोज़ 6 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है पैदल चल के, तब जाकर मैं बस पकड़ पाता हूँ। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे भी काम कर देगी तो अच्छी बात होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट अबाउट द बेसिक अमेनिटीज़। ये लास्ट में ना एक मतलब बड़ा ही अच्छा सटायर सा मारा है जिसने भी आर्टिकल लिखा उसने। तो ये था हमारा विलेज डिफेंस कमेटीज़ के बारे में।
देन वी हैव दिस कन्विक्टेड लक्षद्वीप MP फैजल डिस्क्वालीफाइड। अब इस टॉपिक में ना यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था नहीं, बट मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया कि मैं आपको याद दिला दूँ, अभी मेंस 2022 में GS2 में भी एक क्वेश्चन आया था MPs एंड MLAs को लेकर के, उनकी इलेक्शन, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, और ये जनरली जो चीज़ें होती हैं रोपा में आती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग दिस कि ये क्वेश्चंस इस तरह के आते रहते हैं, है ना, MPs वगैरह के डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के। एंड इसमें आपको डीक्रिमिनलाइजेशन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। हालांकि आपके GS2 में सिलेबस में गिवन होता है हर जगह जहाँ भी आप पढ़ोगे। देन ये टॉपिक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा GS3 में एग्रीकल्चर में जो एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक होता है ना हमारा इंडिया का, उसमें। तो पशु शक्ति प्रोजेक्ट है जिसमें विमेन को एम्पावर किया जाता है। ये लाइव स्टॉक का केयर, यानी कि जो गाय भैंस बकरियाँ होती हैं ना गाँव में, रूरल एरियाज़ के अंदर, उनकी केयर के लिए। तो रिसेंटली इसमें पशु सखी बनाई जाती हैं, फ्रेंड ऑफ द एनिमल्स, जिनका काम ही होता है कि इनको वैक्सीनेशन वगैरह करना, गोट्स का, पोल्ट्री का एंड पिग्स वगैरह का। एंड इनको कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विस प्रोवाइडर्स भी बोलते हैं, और वहाँ के लोग इनको डॉक्टर दीदी बोलते हैं। इनका काम ही होता है घर घर जाकर के लोगों को जानवरों की हेल्थ के बारे में, उनके चेकअप, उनके वैक्सीनेशन, उनके हाइजीन, ब्रीडिंग, फीडिंग के बारे में, कि कैसे मैनेजमेंट करना है एनिमल वेस्ट का, उन सब के बारे में गाइडेंस देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये आता है हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, और 2017-18 का झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ का टॉपिक था। वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए ये। तो वर्ल्ड बैंक का डेटा बोलता है कि एज देयर आर टोटल 57,000 फार्मर्स जिनको इस पशु सखी प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिला है। इससे बेनिफिट भी हुआ है, पता है क्या? उन्होंने कहा था कि पशु सखी प्रोजेक्ट के कारण ना जो बकरियां थी ना, उनका मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो 30% तक कम आ गया है, और पोल्ट्री यानी कि जो ये मुर्गे होते हैं ना, उनका मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट होता है, वो 40% तक रिड्यूस हो गया है। तो ये एक सक्सेस रेट ऑप्शन भी है। फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि 70% जो ट्रेंड लोग हैं ना, उनको सर्टिफिकेशन भी मिला है एग्रीकल्चरल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हंड्रेड्स, मतलब कितने सारे एग्जांपल्स इसमें, आप इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हो कि इस तरह की ट्रेनिंग, लोगों को सर्टिफिकेशन होना, फिर वर्ल्ड बैंक का पार्टिसिपेशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड NRLM का पार्टिसिपेशन, इनका सक्सेस रेट भी है इनका, है ना, और ये लोग बहुत अच्छी वैक्सीनेशन, हाइजीन, ब्रीडिंग, फीडिंग के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। तो रिमेंबर दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो झारखंड का जो रांची है, वहाँ पर आगरा विलेज है, वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है। डॉक्टर दीदी और पशु सखी एंड प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिएगा। मूविंग अहेड वी हैव दिस, हाँ, नीलकुरिंजी सेंचुरी स्टेज ऑन पेपर। अब नीलकुरिंजी क्या होता है, अगर आप देखोगे, ये एक केरला वाला जो एरिया है ना, पूरा हमारा नीलगिरी वाला एरिया, तो वहाँ पर ये फूल खिलता है, ये कुछ नीला नीला सा फूल खिलता है, बहुत सुंदर होता है। तो ये ना एक प्रोटेक्टेड प्लांट है। अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्लांट को लेकर के ना जो एक प्रपोजल डाला गया था कि नीलकुरिंजी प्लांट को लेकर के पूरे का पूरा एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाएगा, लेकिन उसका प्रोटेक्टेड एरिया नहीं बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि नीलकुरिंजी का जो फूल होता है ना, 12 साल में एक बार खिलता है, और ये बहुत सुंदर भी होता है। तो एक तरीके से इसका यूनिक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई थी 2006 के अंदर कि सेंचुरी जो है ना, उसको बनाया जाएगा। वहाँ पर नीलकुरिंजी के जो प्रोटेक्टेड प्लांट है, इसको और फर्दर प्रोटेक्शन मिलेगी। बस यही था कि वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है, उसके लिए बाउंड्री वगैरह तक भी मार्क नहीं की गई है। देन टाइगर दैट स्प्रेड टेरर इन वायनाड फॉरेस्ट ट्रैंक्विलाइज्ड। अब ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि वायनाड के अंदर एक एलिफेंट भी था, उसको PM10 समथिंग बोल रहे थे ना, PM2, तो उसको भी पकड़ा था वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने, चीफ वार्डन की परमिशन के बाद उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया था। तो ये वायनाड वाला टॉपिक आपको बस रिमाइंड करने के लिए मैंने हाईलाइट किया था। देन आंध्र प्रदेश का जो विलेज है ना, वहाँ पर बुलक कार्ट रेस होने वाली है। अब ये टॉपिक क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि वो पिछले 13 सालों से वो लोग बुलक कार्ट रेस करवा रहे हैं, उनका एक ट्रेडिशन रहा है, उसको ऑनर करने के लिए। अब ये आपको जल्लीकट्टू वाला जो टॉपिक है ना, जिसके ऊपर अभी कुछ टाइम में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट और आएगा, लेट्स सी क्या होता है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी प्लीज फाइल की हुई है, एंड उसी को ध्यान में रखने के लिए था। तो जस्ट ए रिमाइंडर टू यू। देन पीपल मेक अ बॉनफायर ऑफ वेस्ट मटेरियल इन फ्रंट ऑफ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स टू ऑब्जर्व भोगी एज पार्ट ऑफ द संक्रांति सेलिब्रेशंस इन विशाखापट्टनम। दिस इज ऑल्सो लाइक इन इनोवेटिव आइडियाज़, लाइक संक्रांति वगैरह के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है ना, लोहड़ी संक्रांति के ऊपर आग वगैरह जला के उसके साथ पर सेलिब्रेशन किया जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। तो उन्होंने कहा था कि इसमें वेस्ट मटेरियल को दे आर बर्निंग इन फ्रंट ऑफ द रेजिडेंशियल ब्लॉक्स टू ऑब्जर्व भोगी एज पार्ट ऑफ दिस संक्रांति सेलिब्रेशंस। तो ये कुछ ज़्यादा ही आग लगा दी गई है इससे वेस्ट मटेरियल की, पोल्यूशन भी बहुत होता है। जस्ट नीड टू इंश्योर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ऐसे केस स्टडीज़ बन जाते हैं आप लोगों के कि सेलिब्रेशन होने वाला है, एक प्रोटेस्ट ग्रुप है वो आएगा, यू बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप बताओ क्या स्टेप्स लोगे, एथिक्स में से केस स्टडीज़ बन के आते हैं। तो जस्ट टू पुट अ थॉट इन योर माइंड, नथिंग मोर। देन वी हैव दिस टॉपिक, हाँ,
हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी, उन्होंने सोल ऑफ स्टील एंड्योरेंस का एक चैलेंज लॉन्च किया देहरादून के अंदर। तो ये एक अल्पाइन चैलेंज है बेसिकली बॉर्डर एरियाज़ के अंदर ना टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो जस्ट पुट दिस डाउन एज एन एग्जाम्पल, नथिंग मोर। हालांकि विजन की मैगजीन में न्यूज़ इन शॉर्ट में आ जाएगा। EIA मस्ट बी डन बिफोर सैंक्शन ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इंडिया का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट था ना, ये 2020 में आया था अपडेट होकर के। तो जब हमारा कोरोना का वो टाइम चल रहा था ना, कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तभी आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो भी अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर होना चाहिए। EIA को लेकर के UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना, तो उसमें आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज, अभी ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, चंडीगढ़ के अंदर ना जो प्रपोजल था कि जो भी इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स है ना, उनको सबको अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ना अपने आप में एक पूरा प्लान सिटी है। तो जो एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी लॉ मेकर्स है ना, सेंटर पे भी और स्टेट लेवल के ऊपर, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डैमेज एनवायरनमेंट को कितना हो रहा है आपके डेवलपमेंट्स के कारण। और आपको इस बात को लेकर के साथ चलना पड़ेगा कि डेवलपमेंट डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। दिस टॉपिक वॉज जस्ट फॉर यू टू नो। अच्छा, आपको EIA के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डजंट मैटर, ये 2020 में आ चुका है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है स्टेप वाइज। वो प्रोसेस टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत जगह आया था, प्रीलिम्स में भी लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करवाया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। इसको लेकर के ना काफ़ी शोर भी हुआ था 2020 में। और मतलब जिन लोगों ने 2020 से तैयारी नहीं की होगी ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बस इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसका पूरा एक स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसको फॉलो करना होता है। देन मूविंग अहेड, हाँ ये एक चीज़ बताना चाहता था मैं। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है दुबई के अंदर। वहाँ पर एक इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन और मुशायरा हो रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट? हमारा जो डायस्पोरा वाला टॉपिक आता है ना, आपके मेंस में डायरेक्टली गिवन है, डायस्पोरा GS 2 में गिवन है। तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखना होगा कि इंडिया का डायस्पोरा जो है ना हमारे, दिस इज़ लाइक सॉफ्ट कल्चर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ एग्जाम्पल लिखनी होगी आपको कि US के अंदर व्हाइट हाउस, ठीक है, व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन भी होने लग गया अब। इस बार भी दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। द कंट्रीज दे आर शेयरिंग देयर कल्चर्स। एंड रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन अगर शेख राशिद ऑडिटोरियम में होने वाला है, जनवरी 2028 को होगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे MP हैं प्रमोद तिवारी, वो इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे। तो बहुत सारे NRIs आएंगे, मोस्टली UP से, और जो UAE के होंगे, ये उस तरह के पूरे इवेंट को सुनेंगे। हिंदी और उर्दू पोएट्स का एक समागम होने वाला है। तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का, कल्चरल कनेक्ट का एग्जाम्पल है, ये ज़रूरी है याद रखना। मूविंग अहेड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इज़ द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया जो एक ब्लाइंडनेस को, यानी कि आंखों में जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें राइट टू साइट। अभी राइट टू साइट आपका फंडामेंटल राइट्स में ना आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। बस कैसे भी आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसको आर्टिकल 21 पता है कि वो वाइडेस्ट एम्बिट्यूड का होता है, तो उसको मालूम चल जाएगा राइट टू लाइफ वाला जो है ना। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिसी का एम है कि जो भी प्रेवलेंस रेट है ना ब्लाइंडनेस का, उसको 2020 में 1.1% था, तो उसको 0.3% तक लेके आने का है। राजस्थान का एक और रिवाइज कर देता हूँ। कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान ने ना सोशल परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की बात की थी, और मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिटिंग होता है। तो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया था जिसने कहा था कि हम लोग सोशल परफॉर्मेंस ऑडिटिंग करेंगे। पूरे इंडिया में पहले बार किसी स्टेट ने ऐसा स्टेप लिया था। देन इसके अलावा पंचायत वगैरह जो थी वो भी राजस्थान में पहली बार फॉर्म की गई थी। एंड मनरेगा का हम लोगों ने बात की थी ना 2-3 दिन पहले, कि मनरेगा में इट वाज कि जो केरला का स्टेट है ना, केरला ने कहा था कि मनरेगा के जो वर्कर्स होते हैं ना, वी विल गिविंग देम पेंशंस। ये भी न्यूज़ में था। नाउ वी हैव दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस टू बी ए टॉकिंग पॉइंट एट G20 मीट ऑन जॉब्स। मैंने आप लोगों को कहा था कि G20 को लेकर के ना साल भर बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, अभी साल भर के, इसके बाद भी आते रहेंगे। तो एक अलग से अपना फोल्डर बना लो G20 को लेकर के, क्योंकि मल्टीपल थीम्स में, मल्टीपल क्वेश्चंस में, मल्टीपल पेपर्स में आपको G20 की तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि अच्छा इसको मालूम है G20 कहाँ हो रहा है। अभी इसमें आप क्या लिखोगे ना कि ट्रेड यूनियंस जो अराउंड द वर्ल्ड है ना, वो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रही हैं इंडस्ट्रियल एक्शंस को लेकर के। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो मतलब जो परचेजिंग पावर होती है ना, उसको लेकर के G20 में बहुत सारा डिस्कशन किया जाएगा। तो व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ना अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर आप इशू दिखाओगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का इशू होता है लोगों को, परचेजिंग पावर का। तो उसमें एक हल्का सा एविडेंस के तौर पर लिख दो कि दिस वॉज ऑल्सो डिस्कस इन द G20 मीट बाय दी ILO की तरफ से, है ना। तो इनके ये की ब्योम किम इनका नाम है। तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उन्होंने यही कहा था कि इंडिया की तरफ से भी हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि जो राइजिंग फूड प्राइसेस वगैरह हैं, पॉलिसी के कैसे रिस्पॉन्स रहे हैं। तो रादर देन
अंडरटेकिंग इन एडहॉक और नी जक रिएक्शन, इंडिया ने अपने पब्लिक सिस्टम ऑफ सपोर्ट के ऊपर रिलाई किया था पीपल्स इकॉनमी के सिक्योरिटी एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वही लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इंडिया की तरफ से। देन वी हैव दिस, चाइना एंड भूटान एग्री टू पुश फॉरवर्ड द बॉर्डर टॉक्स। इसमें बस आपको इतना पता करना है, चाइना और भूटान अपने बॉर्डर के इश्यूज़ को हैंडल करना चाहते हैं। देखो चाइना के ना 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स हैं, उसमें से 12 के साथ वो हैंडल कर चुका है, बच के 2, उसमें से एक है हमारा इंडिया और एक है अपना भूटान। भूटान भी खैर अपना ही है एकदम, लाइक कैसे बोले अपना, पर अपना ही है वो भी। तो चाइना ने भूटान के साथ अपने कुछ बॉर्डर के इश्यूज़ को लेकर के टॉक स्टार्ट कर दिए हैं। बच गया इंडिया, और इंडिया के साथ आप लोगों को पता होगा गलवान वैली, डोकलाम वाला, अभी अरुणाचल प्रदेश वाला, मल्टीपल स्किर्मिशेस वगैरह होते रहते हैं। तो बस ये पता करना था कि चाइना भूटान के साथ दोबारा स्टार्ट कर रहा है अपने बॉर्डर टॉक्स, इंडिया के साथ कब करेगा। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल में आएगा तो डिटेल में कवर करेंगे, पर मेरे को आपको हाईलाइट्स दिखाने थे बस, इसके बियॉन्ड और कुछ हाईलाइट्स नहीं है आज के। बाकी हमारे फिर एडिटोरियल्स वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं। वी हैव दिस एडिटोरियल, व्हाट डज द सेंटर वांट इन भोपाल गैस केस। हालांकि हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पूरा डिटेल में कवर किया भी था, बट आज संडे है तो संडे के तौर पर ही आया है, थोड़ा डिटेल में और रिपीट कर लेते हैं। अब हुआ क्या ना, ये कहानी समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई एडिटोरियल तो नहीं है, इट्स मोर अबाउट लाइक क्वेश्चन आंसर वाला ही है। नेक्स्ट भी हमारा जो है, व्हाट डू द इंडियन सिटीज स्टैंड, वेयर डू द इंडियन सिटी स्टैंड ऑन टॉक्सिक एयर, नेशनल क्लीन एयर कैंपेन का था, तो ये रिपीटिशन है पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम, बट ठीक है, लेट्स रिवाइज दैट ऑल्सो इन डिटेल। तो यूनियन कार्बाइड वाली कहानी क्या हुई थी, दिसंबर 2 और 3 की रात को 1984 के अंदर एक कंपनी वहाँ पर भोपाल में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, अब तो नहीं है, इनका प्लांट लगा हुआ था, तो वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी ना वो लीक कर गई थी, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ था कि 39 ईयर्स के बाद अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व किया था। क्यों? क्योंकि नवंबर 2010 के अंदर ना हमारी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यूरिटी पिटीशन डाला था कि हम लोगों को 725 करोड़ के आसपास और ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो 725 करोड़ एक्चुअली उस टाइम का एक्सचेंज रेट जो था ना $470 मिलियन का, वो बन रहा था। तो 1989 के अंदर ऑलरेडी एक सेटलमेंट किया जा चुका था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी के साथ, जो कि आज की डेट में एक डाउ केमिकल्स की अपनी ओन सब्सिडरी बन चुकी है। गवर्नमेंट ने 2010 में डिमांड की थी कि और रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि एडिशनल अमाउंट चाहिए 675 करोड़ का इन कंपेंसेशन फ्रॉम दिस पेस्टिसाइड कंपनी। यूसीसी ने रिफ्यूज़ कर दिया, है ना। कोर्ट ने बात क्लियर कर दी कि इफ़ यू वुड नॉट ट्राई द क्यूरिटी पिटिशन लाइक इन ऑर्डिनरी सूट एंड रीओपन, द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इट वुड नॉट, कोर्ट ने कहा कि हम लोग इसको क्यूरिटी पिटिशन को बाकी सारी क्यूरिटी पिटिशन की तरह तौर पर नहीं देखेंगे, है ना। उसका भी कारण हम लोग जानेंगे। देखो क्यूरिटी पिटिशन क्या होती है ना, जब भी कोई केस वगैरह फाइल किया रहता है ना, तो सबसे पहले तो उसमें रिव्यू पिटिशन आती है। हालांकि 12 टाइप की पिटिशन्स होती हैं जो कोर्ट में फाइल की जा सकती हैं, उसमें से एक होती है रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन आती है आर्टिकल 137 के अंदर कि आपका जो जजमेंट वगैरह था उसको रिव्यू करना होगा, एंड उसके बियॉन्ड ही, हालांकि आर्टिकल 137 में होती नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर 2002 के अंदर एक अशोक हुर्रा वाला केस आया था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम लोग क्यूरिटी पिटिशन भी करेंगे, यानी कि रिव्यू पिटिशन के बियॉन्ड जाकर भी एक पिटिशन हो सकती है अगर आपको उसके कुछ कंडीशंस दिए गए थे, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देन अभी जब कंपेंसेशन की प्ली फाइन की गई थी उसका क्या बेसिस था, 1989 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो बेसिस था ना सेटलमेंट का, वो था $470 मिलियन के आसपास तक का, क्योंकि उस टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग वहाँ पर 3000 डेथ हुई थी, ऑलराइट, उस गैस लीक इंसिडेंट के अंदर। गवर्नमेंट ने 2010 में जो क्यूरिटी पिटिशन फाइल की थी ना, वहाँ पर उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि जो डेथ थी वो 3000 नहीं है, एक्चुअल में वो जो डेथ है वो 5295 के आसपास हो चुकी हैं। बाद में एक कमिश्नर, एक वेलफेयर कमिश्नर की रिपोर्ट वगैरह सबमिट की गई थी, उसने कहा था कि एज़ पर 2022 दिसंबर 15 टोटल डेथ्स जो है वो है 5479, और उसमें भी कैंसर के कारण, रीनल फेलियर के कारण 16,000 डेथ कैंसर की हुई है, 6,000 डेथ रीनल फेलियर की हुई है। रीनल फेलियर जो होता है ना, दिस इज़ अबाउट द किडनी फेलियर। फिर उन्होंने और भी डेटा दिया था बहुत सारा, उन्होंने कहा था कि डिसेबिलिटी के 20,000 केसेस हैं, माइनर इंजरी के 50,000 केसेस हैं, है ना। एंड उन्होंने कहा था ये तो 1989 का डेटा था, बट एक्चुअल में अगर आज की डेट में देखते हो तो डिसेबिलिटी के हमारे पास 35,000 केसेस हो चुके हैं, माइनर इंजरी के 5,27,000 केसेस हो चुके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक वगैरह करके। तो उन्होंने कहा था जो डेटा एज्यूम किया गया था 1989 के अंदर, उसके मुकाबले आज चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग विक्टिम्स थे वो क्या कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन बनाया गया था, और भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति भी बनाया गया था। तो उनको रिप्रेजेंट किया गया था एक संजय पारिक नाम के सीनियर एडवोकेट है उनके द्वारा। उन्होंने कहा था कि भोपाल का एक मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर पिछले 22 सालों के अंदर ना तकरीबन 4.5 लाख के आसपास गैस के विक्टिम्स के मेडिकल रिकॉर्ड पाए जाएंगे आपको। उन्होंने कहा था कि एवरी डे अराउंड 2000 के आसपास गैस के विक्टिम्स हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है।
उन्होंने कहा था कि ऐसे 6 हॉस्पिटल और हैं, 19 क्लिनिक्स है जहाँ पर इस तरह की गैस रिलीफ के डिपार्टमेंट बनाए गए थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और भी 4000 लोगों का ऐसा ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो उन्होंने कहा था द विक्टिम्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड, क्योंकि मेयरली उनको माइनर इंजरीज हुई थी 40 साल पहले, बट उसके इम्पैक्ट आज तक भी हैं। तो क्या इस तरह का रिलीफ पॉसिबल है क्यूरेटिव पिटिशन के अंदर? तो क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट 2002 में आया था अशोक हुर्रा के केस के अंदर। बेसिकली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रेमेडीज़ के अंदर क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2 लिमिटेड ग्राउंड्स दिए थे क्यूरेटिव पिटिशन के। तो एक तो पहला ग्राउंड था ही और शी वॉज नॉट, बेसिकली उनकी साइड से कोई उनको पूरी बात सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई हो। दूसरा, जो जजेस थे अगर वो बायस्ड होंगे तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो। ये लास्ट लीगल एवेन्यू होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बियॉन्ड कोई और लीगल एवेन्यू नहीं बचता है। तो गवर्नमेंट ने हैड नॉट फाइल्ड ए रिव्यू पिटिशन, बट उन्होंने डायरेक्टली क्यूरेटिव पिटिशन का फाइल किया था। लेकिन कायदे से जो क्यूरेटिव पिटिशन होते हैं उससे पहले आपको रिव्यू पिटिशन फाइल की जानी चाहिए, विच कम्स अंडर आर्टिकल 137। अब जो राइवल कंटेंशन है वो क्या है? इंडिया की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये हम लोगों ने 2 दिन पहले टॉपिक कवर किया था, अटॉर्नी जनरल का और सॉलिसिटर जनरल का, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का, देन एडवोकेट जनरल का। तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोर्ट को कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है, उनको कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करना पड़ेगा। एंड उन्होंने कहा था कि यूसीसी जो यूरेनियम कार्बाइड कंपनी, इसको पे करना पड़ेगा। अब ये इंडिया के टॉप लॉ ऑफिसर है, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट उस केस को रीओपन नहीं करना चाहती, बल्कि उस केस में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती है। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट भी बनाया था 1985 में। उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस भी थे कि जो विक्टिम्स वगैरह थे उनको इफेक्टिवली और इक्विटेबली हमें उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है उनके थ्रू सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे। अगर आप लोगों ने किसी ने नाम पहले सुना होगा तो हरीश साल्वे वही पर्सन है जो कुलभूषण जाधव के केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुलभूषण जाधव का केस। और इन्होंने काउंटर किया था कि जो सेटलमेंट था वो हुआ था कंसेंट डिग्री के बेसिस के ऊपर उस टाइम पर। तो उन्होंने कहा था कि डिग्री वॉज सेट असाइड और जो सूट की प्रोसीडिंग्स थी उनको रिस्टोर करना चाहिए। जो लाइबिलिटी है यूसीसी वो थी ट्रेजेडी की, वो कभी इस्टेब्लिश हो नहीं पाई थी, यानी कि कभी भी ये नहीं बताया गया था कि ये एक प्रॉब्लम जो यूसीसी के कारण हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक एक्सीडेंटल चीज़ हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे सेटलमेंट के अंदर कोई रीओपनर क्लोज भी नहीं था। एंड उन्होंने कहा था कि उनके क्लाइंट के ऊपर और ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं डाली जा सकती है। बार बार फ्रेश डॉक्यूमेंट्स ला करके मटेरियल और नया डेटा ला करके कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु इज़ प्रेजेंटिंग यूसीसी, हरीश साल्वे। ही इज़ ए वेरी कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं इंडिया की तरफ से। अब व्हाट डिड द कोर्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस हियरिंग? कोर्ट ने क्या कहा था? तो सिंस ये एक लीगल डिस्प्यूट का इसमें एक पैराग्राफ था 1939 के ऑर्डर के अंदर, तो उस पैराग्राफ ने डिस्कस किया था अनलाइकली इवेंट हुआ था ये 1989 का सेटलमेंट, और फंड जो थे दे वर इनसफिशिएंट एंड टू सेटिस्फाई द क्लेम्स ऑफ द विक्टिम्स। बस इसमें वैसे जाना इतना ही था, इंपॉर्टेंट और से ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस इज़ द होल स्टोरी, पूरा का पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी का बता दिया, क्या सिचुएशन चल रहा है इंडिया की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट अभी यही कह रहा है कि इट इज़ नॉट दैट वी आर नॉट सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग, बट नोबडी डाउट द इनॉर्मिटी। इसमें जो ट्रेजेडी हुई थी उस बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट ऑल दैट वी वांट टू नो इज़ वी कैन नॉट एक्ट लाइक ए नाइट इन द शाइनिंग आर्मर ग्रांटिंग पनिशियर टू ऑल। यानी कि हम सबको रामबाण का इलाज नहीं दे सकते हैं। हम भी अपने कुछ लॉ के कॉन्स्टेंट के तहत बाउंड हैं, और इसलिए उन्होंने अपना जो वर्डिक्ट था इस केस को लेकर उसको रिजर्व कर लिया था। तो अभी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया गया है, यानी कि सेंट्रल की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया है। तो एक तो मैटर यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिडंट गो फॉर द रिव्यू पिटिशन फर्स्ट, वो लोग डायरेक्टली क्यूरेटिव पिटिशन की तरफ चले गए थे। एंड एज पर द कोर्ट्स सिस्टम कन्वेंशंस, पहले आपको रिव्यू पिटिशन होता है, उसमें भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब आप क्यूरेटिव पिटिशन पे जाते हैं, विच इज़ द लास्ट लीगल एवेन्यू। इसके बियॉन्ड कोई और अवेलेबल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। दिस वॉज अबाउट द भोपाल गैस। देन वी हैव दिस, वेयर डू द इंडियन सिटीज स्टैंड ऑन द टॉक्सिक एयर। अब क्या कुछ पर्टिकुलेट मैटर के लिमिट्स होते हैं, जो नेशनल क्लीन एयर कैंपेन था उसका कितना डिफरेंस हुआ था। तो 4 साल पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया था, उसका नाम था नेशनल क्लीन एयर कैंपेन। इसको लेकर के एक क्वेश्चन मेंस में आया भी था, एंड 2021 के मेंस में भी आया था WHO गाइडलाइंस को लेकर के। 2022 के प्रीलिम्स में जो मेंस का क्वेश्चन था गाइडलाइंस का, उसी को प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना के पूछा गया था। दैट्स वाई एयर पोल्यूशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और हाँ, एयर पोल्यूशन पे इस बार जो मेंस में क्वेश्चन आया था वो आया था फोटोकेमिकल स्मोक पर 1999 की गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है ये NCAP? 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है उसमें कुछ 131 सिटीज़ के टारगेट सेट किए गए थे, यानी कि उसमें कुछ फंड्स वगैरह लगा करके उसके पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। अभी जो 131 सिटीज़ थे ये थी नॉन अटेनमेंट सिटीज़, यानी कि हमारा जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो नहीं, उनको मीट नहीं कर पा रहे थे इनके स्टैंडर्ड्स। तो इनमें टारगेट सेट किया था 2011-15 में, ये वो सिटीज़ थे जिनका पॉल्यूशन बहुत हाई था।
अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। फिर इससे कुछ टारगेट सेट किए गए थे। एक तो होता है PM 2.5 यानी कि बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5, और एक होता है PM 10। उसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे कि इसका PM 2.5 का रखा था 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और PM 10 का रखा था 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उन्होंने कहा था कि 2024 तक ना हम इसमें PM 2.5 में 20 से 30% का रिडक्शन करेंगे और बेस ईयर हम लोग 2007 को लेंगे। सितंबर 2022 में सेंटर ने ना गोल पोस्ट चेंज कर दिया, यानी कि सेंटर ने कहा अब हम लोग 40% रिडक्शन करेंगे, लेकिन हम लोग ईयर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम लोग 2026 तक करेंगे। इसके लिए तकरीबन 6800 करोड़ रुपीज़ अब तक लगाए जा चुके हैं। तो ये फंड वगैरह के एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उन्होंने कहा था कि PM 10 का जो लेवल्स होता है ना, बेसिकली थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन PM 2.5 जो होता है ना ज़्यादा डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं, और इनको सभी सिटीज़ के अंदर प्रॉपर्ली तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह की कमी है। अब हमें ये चेक करना था कि ये कितना इफेक्टिव रहा है। एक एनालिसिस किया गया था कि CRE के द्वारा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। उन्होंने कहा था कि 131 में से सिर्फ 38 ऐसी सिटीज़ रही हैं जिन्होंने अपना एनुअल पॉल्यूशन रिडक्शन के टारगेट्स को मैनेज किया था। उन्होंने कहा था कि 37 सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपना सोर्स अपॉइंटमेंट की स्टडीज़ को कंप्लीट किया था। हालांकि मोस्टली जो रिपोर्ट्स थे ना ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो CRE ने जो पूरा ये ना मॉनिटरिंग की थी ना, उन्होंने कहा था कि इंडिया को 300 के आसपास मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे पर ईयर, अगर हमारा जो टारगेट है कि 2024 तक में 1500 ऐसे स्टेशन चाहिए। और उन्होंने कहा था कि पिछले 4 सालों में अभी तक सिर्फ 180 लगे हैं। तो द टारगेट इज़ एवरी ईयर 300, बट एक साल में 300, यानी कि 4 साल के अंदर 1200 के आसपास लग जाएंगे। लेकिन अभी तक पिछले 4 साल में कितने लगे हैं? सिर्फ 180। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। तो NCAP, हाउ हैज़ द NCAP मैनेज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन? तो NCAP का ना एक ट्रैकर बनाया गया था। ये ना एक प्रोजेक्ट था जिसमें क्लाइमेट ट्रेंड्स और एक रेस्पायरर लिविंग साइंसेज ने दोनों ने मिल करके ना, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एयर पोल्यूशन की पॉलिसी पे काम करती हैं। तो इन्होंने ना पूरी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया था कि 2024 तक हम लोग इसे कैसे अचीव कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि 2022 के अंदर ना दिल्ली जो था ना ये मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री था, और इसका एवरेज पता है कितना था? PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन था 99.71 का। और अगर लोग ऊपर जाके देखते हैं हम लोगों ने किस लेवल की बात की थी, 40 के आसपास की। 40 था हमारा PM 2.5 और हमारा PM 10 था 60 का। और इंडिया का, दिल्ली का कितना जा रहा था? बियॉन्ड जा रहा था, मतलब 99 100 टच कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम 2019 के कंपैरिजन में बात करते तो दिल्ली का जो PM 2.5 है ना उसमें 7% की इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली थी। लेकिन मोस्टली जो सिटीज़ है ना जो पॉल्यूटेड लिस्ट में आई थी 2022 के, ये वो हैं जो इंडो गैंजेटिक प्लान की सिटीज़ हैं। इतना ही था इसमें, बाकी नीचे वाला ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। दिस इज़ द होल स्टोरी, इसमें सारा डेटा है, कैंपेन का एनालिसिस भी है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दिस, एंड नेक्स्ट ईयर अगेन देयर विल बी ए क्वेश्चन और बेस्ड ऑन दिस एयर पॉल्यूशन। एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। हम लोगों ने 2013 का पूरा पेपर कवर कर लिया था, 2014 का चल रहा है अभी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। केस स्टडीज़ हमारी आई थिंक 6 हैं शायद, तो 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, 2-2 करके। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 18 पे जाना है हम लोगों को। अभी तक हम लोग जो कर चुके थे, इसकी PDF अवेलेबल नहीं होती है, आप लोगों को यहीं पर देखते हुए सब कुछ नोट डाउन करना होता है। एंड कोशिश ये रहेगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप अपने आप पहले लिख के रखो, फिर मैच करते चलो। कुछ आपको नया लगेगा आप वो नोट डाउन कर लो, कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5A था हमारे पास, द करंट सोसाइटी इज प्लेग्ड विद अ वाइड स्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट। ओके, प्लेग्ड एंड ट्रस्ट डेफिसिट। ओके, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिचुएशन फॉर पर्सनल वेलबींग एंड फॉर सोशल वेलबींग? तो 2 चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है। What can you do at personal level to make yourself trustworthy? तो यहाँ पर बात है कि उन्होंने कहा कि अभी जो फिलहाल समाज है ना, समाज के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है, आपस में भरोसे की कमी है। तो अब इस भरोसे की कमी के कारण पर्सनल वेलबींग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सोशल वेलबींग के ऊपर। ऑलराइट, देन उसने पूछा कि आप अपने पर्सनल लेवल के ऊपर अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो पहला तो हमको हल्का सा इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताना होगा। ध्यान रहे जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, उस स्टेटमेंट के ऊपर 1-2 लाइन तो कम से कम लिखो, इग्नोर मत करके चलो उसको डायरेक्टली। फिर हमारा एक कंपोनेंट है पर्सनल वेलबींग के ऊपर, एक कंपोनेंट है सोसाइटल वेलबींग पर, तीसरा कंपोनेंट है पर्सनल लेवल के ऊपर। तो टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट्स बनते हैं। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे पर्सनल वेलबींग के, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे सोशल वेलबींग के, और फिर सॉल्यूशंस बताएंगे पर्सनल लेवल के ऊपर, और उसके बाद हमारा लास्ट में एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एड्रेस करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो उसने पूछा है वही बताना, इधर उधर नहीं भटकना। ठीक है, विल स्टार्ट दिस थिंग।
सो ट्रुथ इज़ अ मॉरल एटीट्यूड विद इट्स जेनेसिस इन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अब ये आपके कीवर्ड्स होते हैं, हमेशा याद रखना है। ट्रस्ट डेफिसिट, अब उसने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी ना इन सोसाइटी, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डिटेरियोरेशन ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स एंड द लैक ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन। ठीक है, इन सच अ सिनेरियो इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन फर्दर डिक्रीज द ट्रस्ट, दस फॉर्मिंग अ विशियस साइकिल। ठीक है, हम लोगों ने स्टेटमेंट जो थी उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम उसने पूछा था कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं ट्रस्ट डेफिसिट के पर्सनल वेलबींग पर। Even the honest mistakes are equated with the gross crimes done in vested interest. This goes against the personal well-being. Example, honest public servants are questioned for honest mistakes. जहाँ हो सके एग्जाम्पल वहाँ लिखते चलो, जहाँ नहीं हो सके वहाँ इग्नोर करो। सेकेंड पॉइंट है, इट हर्ट द इमोशंस ऑफ अ पर्सन, वन में कोलैप्स और फॉल प्रे टू लॉनलीनेस। ठीक है, ये भी ट्रस्ट डेफिसिट का कारण ये भी होता है, इमोशंस भी हर्ट हो जाते हैं और लॉनलीनेस भी आ जाती है। अ पर्सन इफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन ही शी माइट रिजॉर्ट टू क्वेश्चनिंग अदर्स, ये भी सही बात है। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द सोसाइटियल वेलबींग के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्या होती है ट्रस्ट डेफिसिट के कारण। तो लैक ऑफ ट्रस्ट मेक्स अ ब्रोकन सोसाइटी वेयर एवरीवन इज जज्ड विद द सेम आई। Cooperation becomes difficult, thus hampering development in all spheres. More and more measures are devised to force the trust. जबरदस्ती भरोसा दिलाया जाता है। सॉल्यूशंस क्या होंगे पर्सनल लेवल के ऊपर खुद को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए? आई हैव टू प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑन डेली बेसिस। आई हैव टू मैनेज माई ओन इमोशंस टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड डेवलप ट्रस्ट विद पीपल। यहाँ पर ना इमोशनल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हो, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल्सो। फिर एक्सेप्टेंस करना है, ऑनरशिप लेनी है अपनी मिस्टेक्स की। आई हैव टू पुट एन एफर्ट टू स्टे ट्रू टू माई ओन वर्ड्स। बस ये चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनल लेवल पे मुझको और ट्रस्टवर्दी बना देंगी। सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब देना है। फिर फ्रैंक क्रेन का कोट है, उसके साथ एंड करेंगे। यू मे बी डिसीव्ड इफ़ यू ट्रस्ट टू मच बट यू विल लिव इन टॉर्मेंट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट इनफ। बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे तो धोखा भी मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। So the entire social fabric rests on trust and we must make sure that trust deficit never occurs. खत्म। 4 कंपोनेंट्स पूछे थे, चारों कंपोनेंट्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा 5B पर। इसमें भी देखते हैं, इट इज़ ऑफ्टन सेड दैट पॉवर्टी लीड्स टू करप्शन। ओके, पॉवर्टी लीड्स टू, गरीबी के कारण भ्रष्टाचार आता है। However, there is no dearth of instances where affluent and powerful people indulge in corruption in a big way. तो कह रहा है कि गरीबी के कारण भ्रष्टाचार होता है, वो एक बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जहाँ पर अमीर और जो समृद्ध लोग थे ना, पावरफुल लोग, वो लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल थे बड़े बड़े तरीक़ों से। तो ये स्टेटमेंट उसने दी है 2 लाइनों के अंदर, उसने दोनों साइड दिखा दी। करप्शन के अंदर पॉवर्टी भी एक जिम्मेदार होती है और अमीर लोग भी। अब उसने पूछा हमसे व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ करप्शन। ओके, तो एक कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट का हो गया, दूसरा हो गया बेसिक कॉजेज ऑफ करप्शन का। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स, तीसरे में उसने कहा सपोर्ट, हालांकि तीसरे को हम लोग इसी में ऐड करके बता देंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने कहा कि पॉवर्टी हैज़ बीन ऑफन ब्लेम्ड फॉर सोशल इश्यूज लाइक पॉपुलेशन बर्स्ट, क्राइम्स एंड करप्शन, बट डायरेक्ट लिंक ऑफ these is not established. Poverty is in fact used as a scapegoat to turn the eyes away from the truth that affluent and powerful people indulge in corruption to fulfill their greed. करप्शन आना चाहिए था यहाँ पे। एग्जाम्पल 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोलगेट एटसेट्रा वगैरह, ये सब कुछ एग्जाम्पल दे दिए। तो हमने उसको बोला कि देखो भाई साहब, पॉवर्टी का तो बहाना लिया जाता है, ठीक है ना, इसको तो बलि का बकरा बनाया जाता है, पर एक्चुअल में तो अमीर लोग ही होते हैं जो मोस्टली बड़े बड़े क्राइम्स कर रहे होते हैं इस तरह की। तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट के बारे में 2-3 लाइनें, 2-3 तो नहीं ज़्यादा लाइनें, पर ये कुछ बोल दिया। देन वी मूव टू बेसिक कॉजेज ऑफ करप्शन। उसने यही पूछा था, मैंने आपको बताया हुआ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के सेम वर्ड्स को यूज़ करो, सब हेडिंग्स के अंदर कैपिटल में लिखो, उसको बॉक्स में डालो। पहला, breakdown of ethics happens in individuals and society. Second, the wish to serve personal vested goals like greed to accumulate more and more. Third, poor anti-corruption laws and the poorer implementation of the same serve as no deterrent. अगर आपके लॉज ही मजबूत नहीं होंगे तो डेटरेंट, वो रुकावट वाली चीज़ आएगी ही नहीं। Gains from dishonesty many times outweigh the risk of punishment. कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं अगर बेईमानी करूँगा ना तो मुझे फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, और पनिशमेंट थोड़ी सी मिलेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है, पुलिस वालों को होता है कि यार ठीक है ना, 1000 रुपये का रिश्वत खा ले, अपने सीनियर से डांट ही तो पड़ जाएगी एक दिन के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 1000 रुपये जेब में आएंगे। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नेक्सस ऑफ करप्शन अक्रॉस द चैनल्स एट टाइम्स इवन एंगल्स द ऑनेस्ट इंडिविजुअल। कहते हैं कि जो बड़े बड़े आसपास में भ्रष्टाचार होते हैं ना, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो भी इसमें लपेटे में आ जाते हैं। Increased avenues of corruption in the modern globalized techno-economic society, administrative inefficiencies in terms of अब देखो आप मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर बेसिक कॉजेज़ के अंदर, आप 7 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद उसने पूछा था कि अपने आंसर को सपोर्ट करो विद एग्जाम्पल्स। हम आगे एग्जाम्पल भी देंगे, अब 3 एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर मेजर।
तो करप्ट इंडिविजुअल होगा तो करप्शन आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मॉरल फैब्रिक होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो करप्ट होगा, मॉरल फैब्रिक सोसाइटी का करप्ट होगा, और फिर ये परपीचुअल हो जाएगा। परपीचुअल मतलब ये अपने आप चलने वाली चीज़ बन जाएगी, इसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करप्शन अपने आप फ्यूल होता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ ईजी एवेन्यूज़ होते हैं करप्शन के, टू गो विद द पुअर लॉज। अगर हमारे कानून ही बहुत ख़राब होते हैं तो उसके कारण करप्शन प्रैक्टिसेस इंक्रीज हो जाती हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर द ब्राइब्स, एज गिविंग ब्राइब्स इज़ नॉट येट ए क्राइम अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ब्राइब देना अभी तक उसको क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया है हमारे इस एक्ट के अंदर भी, ये आप पूरे जब एक्ट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज और पॉवर्टी बट लैक ऑफ एथिक्स एंड हाई ग्रीड, ये ग्रीड आएगा, ग्रीड लिख दिया ना, ग्रीड आएगा। हाई ग्रीड कॉज करप्शन। एग्जाम्पल स्पॉट फिक्सिंग इन क्रिकेट बाय ऑलरेडी रिच प्लेयर्स। तो उसने कहा रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, एथिक्स की प्रॉब्लम होती है। तीसरा नेक्सस ऑफ करप्शन इज इन विशियस सर्कल एंड कॉज फर्दर करप्शन, जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ द बेगिंग माफिया वेयर चिल्ड्रन आर यूज एज ए टूल। तो जनरली जो आप लोगों को दिखता होगा ना ट्रैफिक वगैरह के ऊपर, ये जो बहुत सारे लोग भीख वगैरह मांग रहे होते हैं, ये बेगिंग माफियाज के लोग होते हैं। तो माफिया वगैरह क्या करते हैं, इनको नशा करा के रखते हैं। बहुत बार होता है, ये मैंने तो खुद देखा हुआ है। आई वॉज, ये कॉलेज टाइम में हम लोग एक बार एक इवेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे थे, तो आई मेट ए पर्सन जिसने इसके ऊपर काम किया हुआ था, एक सोशल एक्टिविस्ट ने। उसने बताया था हमको डिटेल में, उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को ट्रैक करते थे, पीछे जाते थे रात को, जब ये काम छोड़ के जाते थे ना तो इनको ट्रैक करते थे रात को। तो पता चलता है ये लोग ज़मीन के अंदर ना गड्ढे खोद के सारा दिन भर जो सिक्के नोट होते हैं उनको दबाते थे। तो माफिया वगैरह आते थे, वो इनको नशा वगैरह करा के रखते हैं, थोड़ा बहुत खाने को देते रहते हैं, इनसे भीख मंगवाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक डेटा निकाला था दिल्ली में एक ट्रैफिक सिग्नल का, वहाँ कहा था कि एक दिन के अंदर, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ ब्लर क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात थी। ये साइड कि एक दिन में एक पर्सन एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर ना कम से कम भी अगर वहाँ पे 1000 बार अगर वो रुकती है ना ट्रैफिक लाइट, तो एक पर्सन अगर 1-1 रुपये भी लेता है ना, उन्होंने कहा कि 500 बार मान लो, तुम कम मान लो, 500 बार मान लो, तो एक बंदा एक दिन में 500 रुपये वहाँ से कमा रहा होता है। ठीक है, और ये लोग कितने सारे ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर होते हैं, एक बंदा नहीं होता, और हर कोई व्यक्ति 1 रुपये नहीं देता। आजकल 1 रुपये का सिक्का कैरी कौन करता है? पीपल गिव देम 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे ही देते हैं, कुछ खाने का सामान दे देते हैं। इस के जो माफियाज होते हैं ना, दे ऑफर देम दिस मनी दिस मच सो दैट दे कैन, अब इनका जो खाना होता है ना दिन भर का, वो 50-100 रुपये का मुश्किल से होता है। 50 रुपये का जैसे छोटा मोटा इनको खाने का दे देते हैं और नशा करा के रखते हैं। जैसे कि माफियाज इनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये होता है बैगिंग माफिया का पूरा कॉन्सेप्ट। बच्चों को वो ऐसे अपना टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हेंस करप्शंस रूट कॉज लाइज इन ग्रीड, पुअर एथिक्स एंड लॉस। दैट्स इट, सिंपल एंडिंग ऑफ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट। In our society, contrasting attitudes are prevalent regarding many social problems. What contrasting attitudes do you notice about the caste system in our society? ये हो गया सेकंड। और how do you explain the existence of these contrasting attitudes? ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जिसके कारण एक व्यक्ति का एटीट्यूड बन जाता है टुवर्ड्स द सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, सेकंड हो गया कौन से कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स होते हैं जो आप अपने सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को लेकर ऑब्जर्व करते हो। तीसरा हो गया हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। देन विल स्टार्ट अबाउट थ्योरीज। अकॉर्डिंग टू ब्रैकलर एंड विगिन्स, एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स लाइक और डिसलाइक फॉर एन आइटम. It is organized through experience and exerts influence on behavior. Attitudes can be neutral और ambivalent as well. अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एटीट्यूड के बारे में बता दिया क्योंकि और तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो ठीक है उन्होंने कहा था कि इन आर सोसाइटी कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स आर प्रिवलेंट, तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर दिया. देन पहले उसने पूछा था हमारे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सनस एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स. ये था ना, टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स. पहला फैमिली एंड टीचर्स बाय शेपिंग फाउंडेशन मॉरल वैल्यूज़, इनके कारण एटीट्यूड बनता है. सोसाइटी, पीयर्स, फ्रेंड्स ये अफेक्ट करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को. तो वाइल पेरेंट्स वुड टीच नॉन स्टीलिंग, अ चाइल्ड मे एंड अप इन रॉन्ग कंपनी एंड मे चेंज हिज एटीट्यूड. Then past experience with respect to a social problem like crimes against women, wrongdoings in the Nirbhaya case shaped attitudes. ये कुछ तरीके होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. फिर उसने पूछा था कि क्या कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स होते हैं अबाउट कास्ट सिस्टम्स. तो ये था ना, कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड डू यू नोटिस अबाउट कास्ट सिस्टम इन योर सोसाइटी. तो ये हम लोग लिखेंगे. मैनी पीपल जस्टिफाई इट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ प्रेजुडिस. Many believe against differentiating people on the basis of caste. Few believe that caste has been replaced by class. Some favor while others disapprove the caste-based reservation. तो ये मैंने contrasting attitudes हैं. Contrasting मतलब एक दूसरे के टकराव में है, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है.
फिर उसने हमसे पूछा था कि कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग एंड द स्कूलिंग डिफर्स। लोगों का पालन पोषण और स्कूलिंग में, टीचिंग में फ़र्क होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है, इसके कारण एक कॉन्ट्रास्ट आता है। फिर कंडीशनिंग होती है एटीट्यूड की, किसी का रीजन, रिलीजन, कल्चर, उसके कारण डिफरेंसेस आ जाते हैं। मॉरल्स डिफर करते हैं नॉट ओनली बिटवीन सोसाइटीज़ बट ऑल्सो विद इन। तो ये 3 कंपोनेंट थे, तीनों कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया। देन एंडिंग, हैंस देर आर कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स विद रिस्पेक्ट टू सोशल इशूज़ इन ए सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिया। सिंपल कंक्लूजन, दैट्स इट। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। ये मैंने पहले लिख रखे हैं एडवांस में, बट इनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट विद द की स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।